हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2023 साल के करंट अफेयर्स से जुड़े 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपने सामने क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस हैं। हमें क्वेश्चन पढ़कर इन ऑप्शंस में से चुनना है और यह क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? 2023 साल के करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? बोला जा रहा है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा। ये वाटर मेट्रो सेवा क्या है? वाटर मेट्रो नाम से समझ में आ रहा है कि ये पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं पहले। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केरल में, बिहार में, सिक्किम में या फिर असम में। ये जो वाटर मेट्रो सेवा है इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या मेट्रो रेल है, नहीं, ये पानी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कुछ जलयान है जो कि केरल के अलग अलग टापुओं को जोड़ती है। चूंकि यह बहुत त्वरित है, बहुत तेज है, इसीलिए इसे मेट्रो सेवा के नाम से जाना जा रहा है। तो पहली वाटर मेट्रो सेवा कौन से राज्य में? केरल। कहां है केरल? मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। यह है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, इसमें सबसे नीचे पश्चिम की तरफ है केरल राज्य। तो आपको याद रखना है भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कौन से राज्य में? केरल में। और इमेजिन करना है कि ये मेट्रो नहीं है, ये जलयान पर चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कुछ फेरी सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? हमें पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं और वो नए अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। 4 ऑप्शन है अपने सामने। ए है रविंद्र झा, बी है मनीष मित्तल, सी है अजय बंगा और डी है अजीत मोहन। हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है वो कौन है। ये विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं आम भाषा में, इसका हेडक्वार्टर पहले हमें पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू से ही हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। ये वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? दुनिया के सारे देशों को, जनरली जो गरीब देश हैं, जो अभी विकास के मामले में इतना ज्यादा आगे नहीं आ पाए हैं, वहां पर विकास करना है, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, इसके लिए ये काम करता है। एक तरीके से उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो इस वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, मतलब कि उनके जीन में भारतीय मूलता है। तो वो कौन है? आपको याद रखना है, अजय बंगा जी है, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि जनरली दुनिया के अविकसित देशों में विकास का प्रावधान के लिए कोशिश करता है, उनको इकोनॉमिक सर्विस देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, उसका जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में पुलित्जर प्राइज 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? बोला जा रहा है कि पुलित्जर प्राइज 2023 में दिए गए। अब यह नहीं पूछा जा रहा है कि किसको दिए गए, यह बोला जा रहा है कि यह पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ए भौतिकी फिजिक्स वाले क्षेत्र में, या चिकित्सा मेडिसिन वाले क्षेत्र में, सी पत्रकारिता वाले क्षेत्र में, या शांति पीस वाले क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है, पुलित्जर प्राइज जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पत्रकारिता मतलब आप ऐसे समझिए, चाहे वो आपका अखबार वाली न्यूज हो, चाहे आपका सोशल मीडिया वाली न्यूज हो, या मीडिया वाली इलेक्ट्रॉनिक न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, उसमें जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत शानदार काम करते हैं, उनको ये हर साल प्राइज दिया जाता है। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। अब आपको हर संस्था का नाम याद नहीं रखना है, आपको यह याद रखना है कि पुलित्जर प्राइज के लिए कोई बड़ी संस्था नहीं है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई विश्वविद्यालय है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो पुलित्जर प्राइज, पी से पुलित्जर, पी से हो जाएगी पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन चारों राज्यों में से किस राज्य में एक उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है गेको मिजोरामेंसिस।
चार राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, मणिपुर। हमें बताना है किस राज्य में ये उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। अब यदि आपको नहीं पता है फिर भी आप नाम से पता लगा सकते हो। नाम में है मिजोरामेंसिस। तो ये मिजोरा क्या है? ये मिजोरम से लिया गया है। तो मिजोरम राज्य में ये उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। अब ये उड़ने वाली छिपकली नहीं है कि आपको आकाश में उड़ती हुई पाई जाएगी। ये एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर इतने अच्छे से छलांग लगाती है कि देखने पर आपको ये उड़ती हुई लगेगी। वास्तव में ये उड़ने वाली छिपकली नहीं है। एक और चीज है उड़ने वाली गिलहरी। ये तो थी उड़ने वाली छिपकली जो कि मिजोरम में पाई गई। एक है उड़ने वाली गिलहरी जो कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में, जो कि दक्षिण राजस्थान का एक जिला है, प्रतापगढ़ में एक अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य। तो यहां पर उड़ने वाली गिलहरी मिलती है। अब ये गिलहरी क्या उड़ती है? नहीं, ये भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इतने अच्छे से छलांग लगाती है कि देखने पर आपको लगेगा कि ये उड़ रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? बोला जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडेक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं। ये पीस का इंडेक्स है, मतलब ये शांति देखता है हर देश में कि कौन सा देश शांति में ऊपर है और कौन सा नीचे है, उसको कितने अंक दिए जाने हैं, ये सारी चीजें। तो बोला जा रहा है कि 2023 में ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 122, 124, 126 या फिर 129। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करके संस्था निकालती है। और 2023 में इसने भारत को 163 देशों में 126वां रैंक दिया है। मतलब कि भारत में शांति के मामले में थोड़ा नीचे पायदान मिला है। इस संस्था के हिसाब से भारत ने इसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का 2023 में रैंक था 126वां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? बोला जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसने भारत के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट अवार्ड, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये हाईएस्ट ऑनर क्या होता है? जैसे कि भारत में हाईएस्ट ऑनर किसे माना जाता है? सिविलियन ऑनर भारत रत्न को माना जाता है। तो इसी प्रकार हर देश के अपने अपने सिविलियन हाईएस्ट ऑनर होते हैं। तो किस देश का ये हाईएस्ट ऑनर है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ द ऑनर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो आपको याद रखना है ये एक यूरोपीय देश है। और यूरोपीय देश में कौन सा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये अवार्ड, ये वाला जो सम्मान है, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि किसको मिला है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इस अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? बोला जा रहा है कि इन चारों राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कहां पर दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा युगे युगीन भारत? ए जम्मू कश्मीर में, बी नई दिल्ली में, सी अंडमान निकोबार में या फिर डी छत्तीसगढ़ में। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा, जिसका नाम रखा गया है युगे युगीन। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें लगभग 5000 साल से पहले की भी चीजें इसमें प्रदर्शित की जाएगी। उस सभ्यता का भी इसमें बखान किया जाएगा। तो ये कहां बनने वाला है? ये बन रहा है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में बन रहा है। ये आपको याद रखना है। तो म्यूजियम का नाम क्या है? युगे युगीन भारत। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, बिल्कुल। कहां पर बन रहा है? ये नई दिल्ली में बन रहा है, जो नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है उसके बीच में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बोला जा रहा है कि ये 4 नाम बताए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से सरकार बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देगी? ये बुनियादी शिक्षा क्या होती है? बेसिक शिक्षा, कि किसी आदमी को थोड़ा लिखना आ जाए,
थोड़ा पढ़ना आ जाए और उसको मैथ्स के छोटे मोटे जोड़ देना घटाना ये चीज आ जाए, गिनती आ जाए, इसे कहा जाता है बुनियादी शिक्षा। तो भारत में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी यूज किया जा रहा है। तो एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो कौन सा है आपको ध्यान रखना है, वो ऐप है उल्लास। तो ये उल्लास ऐप किसके लिए है, ये भारत में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और शिक्षा मंत्री के नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। बोला जा रहा है कि इन चारों बैंक में से वो कौन सा बैंक है जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। पहले तो हम समझते हैं ये डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड आसान भाषा में आपका एटीएम कार्ड, आप एटीएम में गए, आपने कार्ड डाला, पिन लगाया, अमाउंट डाला और पैसा निकाल लिया, ये डेबिट कार्ड है, पैसा डेबिट कर रहे हो आप। और दूसरा है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के का मित्र, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो डेबिट कार्ड कैसे बनता है, मुख्य रूप से ये पीवीसी से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। तो प्लास्टिक का जहां पे यूज आएगा वहां पर पर्यावरण को नुकसान होगा। तो अब डेबिट कार्ड तो प्लास्टिक से ही बनेगा, तो ये इको फ्रेंडली कैसे हो गया। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन्होंने जो पुराना प्लास्टिक था, जो पुराना पीवीसी था, उसको रिसाइकल करके, मतलब नया नहीं बनाया है, पुराने से जो बन रखा है उसको रिसाइकल करके ये एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये पेमेंट बैंक क्या होता है, ये स्पेशल प्रकार के बैंक होते हैं जो आपको लोन नहीं देते हैं। इससे सिर्फ आप पैसा जमा करा सकते हो, ज्यादा पैसा भी इसमें जमा नहीं करा सकते हो, और डेबिट करवा सकते हो, मतलब आपका पैसा ही निकलेगा, आप लोन नहीं ले सकते हो। ये मुख्य रूप से जो प्रवासी इधर उधर रहते हैं भारत में, उनको ये सहायता देने के लिए बैंक बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं। बोला जा रहा है कि शत्रुजीत सिंह कपूर ये डीजीपी बनाए गए हैं, पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये किस राज्य के बनाए गए हैं। ये पुलिस महानिदेशक क्या होते हैं, किसी भी राज्य का जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस विभाग होता है, उसका जो पूरे राज्य का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो होता है पुलिस महानिदेशक, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में डीजीपी। तो हर राज्य के अपने अपने डीजीपी है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर भी किसी राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। किस राज्य के हैं वो आपको याद रखना है, उत्तर भारत के हरियाणा राज्य के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में निर्वाचन आयोग, जिसे ईसी बोला जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। बोला जा रहा है भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये इलेक्शन कमीशन क्या है, पूरे भारत में एक तो लोकसभा चुनाव और पूरे भारत में जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो करवाने वाले कौन सी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी मुख्य बातें की गई है, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 324 किसके बारे में बोलता है, इलेक्शन कमीशन। चूंकि अभी कुछ राज्यों के चुनाव आने वाले हैं तो आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए। अब युवाओं में, मुख्य रूप से शहरी युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए कि आप वोट दीजिए, इसके लिए इन्होंने एक नए नेशनल आइकॉन को नियुक्त किया है और वो है अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है। बोला जा रहा है कि ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों के रूप में कितने देशों को और चुना गया है। ये ब्रिक्स समूह क्या है, इसमें BRICS ये 5 देशों का ग्रुप है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया भारत, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ये 5 है। ये 2009 में स्थापित हुआ था। ये 5 देश मिलकर आपस में हर मामले में सहयोग करते हैं एक दूसरे का, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, वो आपस में हेल्प करते हैं। अब इसमें बोला गया है कि 6 देशों को और जोड़ा जाएगा। ये 6 देश प्रमुख रूप से 2-3 तो अरब देश है और 3 कुछ और देश है, जैसे कि आपका सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये जोड़े गए हैं। इनको 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से ब्रिक्स में जोड़ दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 6 नए देशों को ब्रिक्स समूह में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? आपको याद रखना है कि जिस दिन चंद्रयान-3, जो कि भारत का एक बहुत ही सफलतम प्रोजेक्ट रहा है, चंद्रयान-3 जिस दिन लैंड पे उतरा उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। यह चंद्रयान-3 से रिलेटेड आपको 2-3 बातें याद रखनी है। यह आपके दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था और सॉफ्ट लैंडिंग की थी, आराम से उतरा था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसमें एक तो था लैंडर और एक था रोवर। जो उतरा वो लैंडर और जो उस पे चला वो रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम, मैं एल लिख रहा हूं, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। किस दिन उतरा था ये? 23 अगस्त को उतरा था। ऑप्शन नंबर सी, इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को डैश 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 जाना जाएगा। बोला जा रहा है कि ये चंद्रयान-3 का जो लैंडर है, जो जहां पर उतरा, उस जगह को क्या कहा जाएगा? बहुत ही फेमस और बहुत ही एक आध्यात्मिक नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। उसका नाम है शिव शक्ति। जहां पर चंद्रयान-3 का जो लैंडर उतरा उसको बोला गया शिव शक्ति। इसी प्रकार चंद्रयान-2, इससे पहले जो 2019 में मिशन भेजा गया था, जो कि आधा सफल रहा और आधा असफल रहा, उसके जो पद चिन्ह है उनको बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट। तो 2 चीजें याद रखनी है, शिव शक्ति, चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 से रिलेटेड तिरंगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? एक ऐसी कार जो इथेनॉल से चलेगी। भाई कार पेट्रोल से चल सकती है, डीजल से चल सकती है, सीएनजी से चल सकती है, कुछ लोग एलपीजी का भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। बोला जा रहा है इथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च की है। इथेनॉल क्या है? ये आपके बायोमास यानी कि आपके जो वनस्पति पदार्थ है जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनसे ये एक प्रकार का ईंधन बनाया गया है। ये पर्यावरण के अनुकूल है और नवीकरणीय है, बार बार बनता रहेगा। तो इससे चलने वाली कार अगर लॉन्च करोगे, इसका मतलब आप पर्यावरण का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो। तो ये किस देश ने किया है? अपने प्यारे देश भारत ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज की तारीख में भी E20 नामक फ्यूल चल रहा है। E20 मतलब कि आप अपने ईंधन में 20% तक इथेनॉल मिला सकते हो। ये किसानों के लिए भी बढ़िया है, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? बोला जा रहा है कि सूर्य की स्टडी करने के लिए भारत ने अपना मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1। उसका नाम है आदित्य L1। सबसे पहले तो हम देखते हैं आदित्य L1 मिशन क्या है। क्या यह सूर्य पर जा पाएगा? भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इतना ज्यादा गर्म है कि इसके करोड़ों किलोमीटर वाले एरिया में भी आ जाएगी तो वो चीज भस्म हो जाएगी। तो सूर्य पर तो ये नहीं जाएगा, सूर्य से तो बहुत दूर होगा। पृथ्वी से सिर्फ और सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये जाएगा। सूर्य है 15 करोड़ किलोमीटर और ये जाएगा 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। अब ये इस पॉइंट को बोला गया है L1, इसके चारों तरफ घूमेगा ताकि सूर्य को कंटिन्यूसली लगातार देखा जा सके। तो ये पूरी दुनिया का पहला मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का 23वां मिशन है। नाम क्या है? आदित्य L1, भारत का सूर्य की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला जा रहा है कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति है थर्मन षणमुगरत्नम, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बताओ, कितनी अचरज की बात है कि भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी और देश के राष्ट्रपति बने हैं। वो कौन सा देश है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। आपको याद रखना है कि भारतीय मूल के ये थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर कहां पे है? भारत के नीचे जाओ दक्षिण में और फिर पूर्व में चले जाओ, आपको सिंगापुर मिल जाएगा। इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी राजधानी है सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? बोला जा रहा है यूनेस्को एक सूची निकालता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि दुनिया के विरासत के रूप में, सांस्कृतिक रूप में बड़े इंपॉर्टेंट जगह होती है। इनको अच्छे से सहेज के रखना चाहिए। और ये कौन निकालता है? यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो कि
कल्चरल, साइंटिफिक और एजुकेशनल रूप में बहुत बड़ा काम करती है। तो आपको याद रखना है कि भारत की कौन सी साइट को इस सूची में और शामिल किया गया है। बहुत सारे भारत की साइट इसमें ऑलरेडी शामिल है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया है। यह शांति निकेतन क्या है? यह शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एजुकेशनल और कल्चरल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और इसकी स्थापना की थी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर या श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो आपको याद रखना है कि शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर डैश 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 रखा गया। बोला जा रहा है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। आपको पता होगा कि पहले पुराना संसद भवन था और अब नया संसद भवन बन गया है। तो पुराना और नए के बारे में 2-3 बातें याद रखो कि पुराना था गोल और नया आपको एक तरीके से त्रिभुज रूप में दिख जाएगा। ये बात पहली बात। दूसरी बात, पुराने में लोकसभा सदन भी था, राज्यसभा सदन भी था और एक तीसरा सेंट्रल हॉल भी था। लेकिन नए वाले में सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा सदन है और राज्यसभा सदन है। सेंट्रल हॉल में जो बातें होनी थी वो अब लोकसभा वाले सदन में हो जाएगी। ये भविष्य की जरूरतों को देखकर नया संसद भवन बनाया गया है। तो पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है, अब उसको पुराना संसद भवन के बजाय बोला जाएगा संविधान सदन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में होयशाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बना है, जो कि किस राज्य में स्थित है? एक होयशाला मंदिर है, ये एक मंदिर नहीं, ये मंदिरों का ग्रुप है। तो बोला जा रहा है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये कौन से राज्य में है? होयसाला मंदिर जो है वो दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। इसको जो होयसाला डायनेस्टी थी उन्होंने 11 से 14वीं शताब्दी में बनाया था। ये बहुत ही सॉफ्ट सैंडस्टोन से बने हैं, इसलिए इसकी कलाकारी बहुत शानदार है। इसकी आकृतियां जो है वो तारानुमा आकृतियां है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है ये हमें पता होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी हमें पता होना चाहिए, बेंगलुरु है, जिसे हम हिंदी में बेंगलुरु भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती, ये भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? बोला जा रहा है वीरांगना दुर्गावती और बोला जा रहा है टाइगर रिजर्व है। ये एक नया टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती। बोला जा रहा है कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? पहले तो है टाइगर रिजर्व क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है कि टाइगर को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए उनको एक संरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाता है सरकारों द्वारा, जिसे कहा जाता है टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षित क्षेत्र। ये कब से स्थापित होना शुरू हुए हैं? 1973 से। किसके अंतर्गत? ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर आया था टाइगर को बचाने के लिए, उसके अंतर्गत ये बाघ रिजर्व बने हैं। सबसे पहला कौन सा था आपको पता होना चाहिए, यूके मतलब उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट। ऐसे करते 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 हर राज्य में नए नए बनने लगे। तो अभी नया एक टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? एमपी में है। एमपी में ऑलरेडी 6 थे, एक नया और बन गया है, तो यानी कि एमपी में 7 हो गए हैं। तो ये कौन सा नंबर का है? क्या ये दूसरा है? क्या ये 5वां है? नहीं, ये 50 से भी ज्यादा नंबर का है। आपको याद रखना है ये 54वां है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? बोला जा रहा है उड़ीसा विधानसभा, उसकी पहली महिला स्पीकर। ये उड़ीसा कहाँ है? ये पूर्वी भारत का एक राज्य है, तटवर्ती राज्य है, समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे है। दूसरी बात, ये विधानसभा क्या होती है? जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे ही विधानसभा भी होती है, जो कि हर राज्य की अपनी अपनी विधानसभा होती है। उस राज्य के कानून इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। जो विधानसभा की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, जो विधानसभा का हर चीज का ध्यान रखती है, उसे बोला जाता है स्पीकर। उसे बोला जाता है स्पीकर। जैसे कि लोकसभा का भी स्पीकर होगा, और लोकसभा के स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला जी। ये नाम आपको याद रखना है। तो उसी प्रकार उड़ीसा विधानसभा जो है उसकी भी स्पीकर होगी, लेकिन पहली महिला स्पीकर बनी है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है प्रमिला मलिक जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो राज्यसभा होते हैं, जो राज्यसभा है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, उसके जो हेड होते हैं उनको स्पीकर नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है चेयरमैन। उनको क्या बोला जाता है? चेयरपर्सन या फिर
चेयरमैन बोला जाता है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, इसका नाम क्या है? 7 महाद्वीप हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नीचे आपका अंटार्कटिका और सबसे दक्षिण पूर्व में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये 7 महाद्वीप है। अब वैज्ञानिकों ने एक 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, उसका नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में एक नए महाद्वीप का नक्शा जारी हुआ है, वैज्ञानिकों ने जारी किया है, इसका नाम है आपका जिलैंडिया। ये आज चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जो कि भारत के डैश 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 नंबर के प्रधानमंत्री थे। बोला जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? देखो, हमें पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन आता है, एक तो महात्मा गांधी जी का और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री रहे थे 1964 से लेके 1966 के बीच में, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में इनको बहुत सारे पोर्टफोलियो इनके पास थे, जैसे कि ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं और अलग अलग मंत्रालय का यह काम संभाल चुके हैं। और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया गया भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। तो कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे, पहले नंबर के तो नहीं हो सकते, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे पहले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 25। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो ये सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? बोला जा रहा है नरगिस मोहम्मदी जी, और इनको 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में मिला है। तो बोला जा रहा है कि ये पुरस्कार पाने वाली ये कौन से नंबर की महिला है? क्या पहली महिला है, दूसरी है, 10वीं है? कौन से नंबर की महिला है? पहले तो ये नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं? प्रमुख रूप से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से माने जाते हैं। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं आपको याद रखना है? एक तो है फिजिक्स, भौतिकी, एक है केमिस्ट्री, रसायन, एक आपका बायोलॉजी नहीं है बल्कि मेडिसिन है, जो दवाइयों वाला पार्ट है, उसमें दिए जाते हैं। ये 3 क्षेत्र हो गए। फिर आपका एक है शांति, एक है साहित्य और एक है अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से दिए जा रहे हैं। और किसकी याद में दिए जा रहे हैं? अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड और नोबल के नाम से ये पुरस्कार का नाम भी नोबल है। तो नरगिस मोहम्मदी जी, जो कि ईरान की थी और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, मानवाधिकार से संबंधित ये काम करती थी, इनको 2023 का शांति पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार पाने वाली ये 19वीं महिला है। इससे पहले 18 महिलाओं को ये पुरस्कार मिल रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी हमको पता है एशियन गेम्स 2023 कहां पे हुए थे? ये चीन में हुए थे, भारत के पड़ोसी देश में चीन में हुए थे। और इसमें भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, करीब 28 गोल्ड लेके आए हैं। तो गोल्ड मेडल भी बहुत शानदार जीते हैं। और टोटल मेडल मतलब कि गोल्ड, सिल्वर और जो कांस्य पदक है, तीनों को मिलाकर करीब 107 पदक जीते हैं। तो यही बोला जा रहा है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अभी हमने देखा था कि नरगिस मोहम्मदी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी एक और महिला का नाम दिया हुआ है क्लॉडिया गोल्डिन, उनको किस क्षेत्र में मिला है और वो अमेरिका की है, ये भी क्वेश्चन में बोल दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि क्लॉडिया गोल्डिन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र पर जो भी ऊंच नीच है उसके बारे में बहुत रिसर्च किया था, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन जी को। क्वेश्चन नंबर 28।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक और इंडेक्स के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब कि विश्व में भूखमरी के जगह पर आपको किस देश में कौन सा नंबर मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 125 देशों में भारत को नीचे मिला है, 111वां रैंक मिला है। इसकी भी भारत ने अपोज किया है कि हम इतना पीछे नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 111वां नंबर मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी जी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बोला जा रहा है कि बिशन सिंह बेदी जी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, वो कौन से खेल से संबंधित है? बिशन सिंह बेदी जी बहुत ही अग्रणी स्पिनर हुआ करते थे, लेग आर्म स्पिनर है, बहुत महान स्पीकर है, स्पिनर है। हॉल ऑफ फेम में, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम है, और ये अपने बेबाकी के लिए जाने जाते थे। तो स्पिनर कौन से खेल में होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? बोला जा रहा है कि किस महापुरुष की जयंती पर हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? भाई, एकता के लिए सबसे बड़ा काम किन्होंने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि भारत के पहले वल्लभ भाई, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने पूरे भारत को एक करने का, प्रशासनिक रूप से एक करने का बहुत ही मुश्किल काम किया था। तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतरराष्ट्रीय में 300 से ज्यादा स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? मतलब 2020 मैच में भी 300 रन बनाने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? आपको याद रखना है, ये कोई मैन टीम नहीं है, एक छोटी सी टीम है जो कि भारत के पड़ोसी देश है और उसकी राजधानी काठमांडू है। मतलब कि नेपाल की टीम ने T20 में 2020 मैच में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है। क्वेश्चन नंबर 32, किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो जीव है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पूरे वर्ल्ड वाइड एक दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि एक बहुत ही शानदार जीव है, बहुत बड़ा है दिखने में, लेकिन इसका स्वभाव बहुत ही शांत है, बहुत ही भोला है। मुख्य रूप से ये घास खाता है। दिखने में लगेगा कि ये मांस खाता होगा, लेकिन ये घास खाता है। ये आपके असम के मानस और काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में मुख्य रूप से मिलेगा। इसका नाम है गेंडा। इसका नाम है गेंडा। ऑप्शन नंबर ए, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइनोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? बोला जा रहा है एक रेलवे स्टेशन था उधमपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बोला जा रहा है ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है कि ये भारत के सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। यहां पर है ये उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम क्या है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लद्दाख भी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019-20 में इसको दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक तो जम्मू और एक आपकी श्रीनगर। जब गर्मी होती है तो श्रीनगर राजधानी होती है क्योंकि ये ऊपर है, और जब सर्दी होती है तो जम्मू राजधानी होती है क्योंकि ये नीचे है। तो ये वाला रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बोला जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन अपने सामने। तो क्या है ये ओजोन दिवस? ओजोन का आपने नाम सुना होगा ओजोन परत के रूप में। ये जो ओजोन परत होती है ये कहां पर स्थित है? ये पृथ्वी के वायुमंडल की जो दूसरी वाली परत है, ये पृथ्वी के वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटा गया है। जो ये दूसरे नंबर की परत है जिसे कहा जाता है समताप मंडल, इसमें करीब 30 किलोमीटर के आसपास ये ओजोन परत बनी हुई है। इसमें ओजोन गैस बड़ी मात्रा में है।
इस परत को आप अगर समझना चाहे तो ये 5 रुपए के सिक्के जैसी पतली सी परत है, लेकिन इतनी पतली होते हुए भी ये पृथ्वीवासियों को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को सूर्य से आने वाली यूवी किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हालांकि बीच में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम एसी में, फ्रिज में बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, उसकी वजह से इसका विघटन हुआ था, ये पतली होने लग गई थी परत। इसको कहा जाता था कि ओजोन में छेद। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों पर और वर्ल्ड लीडरों ने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह कुछ और यूज करेंगे, तो वापस धीरे धीरे ओजोन परत का छेद धीरे धीरे ढकने लगा है। तो इसको जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? बोला जा रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी कि एक ऐसा सर्वे जो कि हर शहरों की स्वच्छ वायु देखता है कि किस शहर की वायु स्वच्छ है और किस शहर की वायु खराब है, गंदी है। तो बोला जा रहा है 2023 में ये जो सर्वे हुआ है उसमें वो शहर कौन सा है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इसने इस सर्वे में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही के वर्षों में एक मध्य प्रदेश का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वो स्वच्छता के मामले में हर क्षेत्र में आगे बना हुआ है। उसका नाम है इंदौर। आपको ध्यान रखना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इंदौर विकसित शहरों में नंबर 1 पे हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बोला जा रहा है एक और इंडेक्स का नाम आ गया है। इंडेक्स 2-3 इंपॉर्टेंट है, हमने इन क्वेश्चन में इनको कवर कर लिया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्या है इनोवेशन? इनोवेशन मतलब नई नई चीज बनाना, नया नया इनोवेशन बनाना। ये कौन सी संस्था जारी करती है? ये वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ वीपो आप छोटा सा नाम याद रखना। तो इसमें भारत बहुत आगे है, इसका नंबर 40वां है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है कि इनोवेशन में भारत बहुत आगे है, 40वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या क्या हो गई है? आपको पता होगा कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, पहले 33 जिले थे, लेकिन इस साल 2023 में नए जिले बनाए गए हैं। अब 33 में से 2 को हटा के नए 19 नए जिले बनाए गए थे और टोटल हो गए थे 50। लेकिन बाद में इसमें 3 जिले और जोड़ दिए गए और टोटल जिलों की संख्या हो गई है 53। आपको याद रखना है कि राजस्थान में अब अर्धशतक से ज्यादा जिलों की संख्या है। तो कितने हो गए हैं? ऑप्शन नंबर सी 53। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? एक टेक्निकल चीज बोली गई है, लेकिन इस टेक्निकल चीज में आपको पकड़ना क्या है? फर्टिलाइजर को पकड़ना है। बोला जा रहा है कि एक प्लांट शुरू किया गया है जो कि भारत का पहला प्लांट है। अच्छा, किस मामले में पहला है? ये नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं जो कि किसान भाई अपने खेतों में डालते हैं ताकि फसल हो सके। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब नाइट्रोजन से जुड़ा उर्वरक तो पहले भी आता था, लेकिन किसान भाइयों को पूरी बोरी खरीदनी पड़ती थी, उसकी वजह से उनका पैसा भी खर्च होता था और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता था, मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे खत्म होती थी। तो इस चीज को कम करने के लिए कि उनको कुछ सस्ते में मिल जाए और कम चीज में ही काम हो जाए, तो इसमें आधे लीटर की बोतल जो आती है वो लिक्विड, उसमें ये फर्टिलाइजर होगा और ये एक बोरी के बराबर काम करेगा। तो एक तो सॉइल का प्रदूषण नहीं होगा, मृदा का प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, सारे प्रकार के प्रदूषण इसमें बच जाएंगे। तो ये प्लांट कहां पे शुरू किया गया है? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू किया गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो आपको यहां पे ये चीज भी याद रखनी है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बोला जा रहा है एक दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस, वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रवासी क्या होते हैं? प्रवासी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और प्रवासी भारतीय मतलब कि भारत को छोड़कर दूसरे देशों में ये बस रहे हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत में, भारत की इकोनॉमी और हर क्षेत्र में इनके योगदान को सराहने के लिए हर साल 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे मनाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इसी तारीख को, यानी कि 9 जनवरी 1915 को
श्री महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न हो गए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? बोला जा रहा है पद्म अवार्ड 2023 और पूछा जा रहा है कि कुल कितनी हस्तियों को, कुल कितने व्यक्तियों को यह पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। अपने सामने 4 ऑप्शन है, 104, 106, 109 या फिर 114। ये पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं? आपने नाम सुने होंगे, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये किसी भी क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाले प्रमुख 3 पुरस्कार है। भारत रत्न इनसे ऊंचा है, लेकिन पद्म में ये 3 पुरस्कार आते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और सबसे नीचे है पद्म श्री। तो 2023 के लिए आपको ध्यान रखना है कि टोटल 106 व्यक्तियों को, 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया। ये पुरस्कार देता कौन है? ये गृह मंत्रालय द्वारा लोग चुने जाते हैं। किस क्षेत्र के लोग होते हैं? लगभग हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका समाज सेवा और खेल का क्षेत्र हो, खेल हो, समाज सेवा हो, पत्रकारिता हो, कृषि हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड्स ये पद्म अवार्ड्स होते हैं। पर प्रमुख रूप से 3 अवार्ड्स है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? बोला जा रहा है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था और किसका? पुरुषों का। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसने इस वर्ल्ड कप को जीता था। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। अब आपको 2 चीज इसमें याद रखनी है कि एक तो ये भारत में हुआ था, ये भारत में आयोजित हुआ था। अभी मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट वो भी भारत में आयोजित हो रहा है और हॉकी का जो मेंस वर्ल्ड कप है वो भी भारत में आयोजित हुआ था। मुख्य रूप से उड़ीसा में ये सारे मैच हुए थे, लगभग सारे मैच उड़ीसा राज्य में हुए थे। इसका खिताब भारत ने नहीं जीता बल्कि जर्मनी ने जीता है। क्या फाइनल में भारत को हराया? नहीं, फाइनल में बेल्जियम को हराया गया। बेल्जियम तो जीता इन्होंने और उप विजेता रहे ये बेल्जियम। और एक चीज और आपको याद रखनी है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद जी को और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और जीता किसने 2023 का खिताब? जर्मनी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? अब यूट्यूब तो बहुत फेमस चीज है ना, सोशल मीडिया का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, नॉलेज का ट्रांसफर होता है, मनोरंजन भी बड़ी मात्रा में होता है। तो इस YouTube के नए सीईओ कौन बने? एक तरीके से इसके एग्जीक्यूटिव हेड कौन बने? ये जो YouTube है ये किसकी कंपनी है? एक चीज तो आपको याद रखनी है, गूगल। और इसके जो नए सीईओ बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है नील मोहन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग और बता देता हूं कि जो YouTube के सीईओ है उनकी जनरली सैलरी कितनी होती है? लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति महीने, बड़ी सैलरी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं? बोला जा रहा है नीति आयोग और उसके नए सीईओ कौन बने हैं। आपको नीति आयोग के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नीति आयोग, ये क्या है? नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले आपको पता होगा कि आप पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते थे, जो कि योजना आयोग निकालता था, प्लानिंग कमीशन निकालता था। तो योजना आयोग को 2015 में हटा दिया गया और उसके बाद से पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। अब इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इस नीति आयोग के हेड होंगे। और इसके डेली जो काम करते हैं, काम देखते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उनको बोला जाता है सीईओ। तो आपको पता होना चाहिए कि नए सीईओ कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बोला जा रहा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इन चारों में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है भाई? नाम से तो हमें यही समझ में आता है कि कोई परमाणु बम की बात की जा रही है। देखो, परमाणु बम जो है वो तो युद्ध के लिए होता है,
लेकिन इन परमाणु जो तत्व है उसका यूज ऊर्जा बनाने में भी किया जाता है, बिजली बनाने में भी किया जाता है। मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। अब भारत में आपको याद रखना है कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है तारापुर, जो कि मुंबई के पास में है। ये एमएच में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। अब उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में एक गांव है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अलग है और हरियाणा का ये गोरखपुर गांव है, यहां पर ये स्थापित किया जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया करके एक एनजीओ है जो कि समाज सेवा का काम करती है। किस क्षेत्र में काम करती है अभी हम देखेंगे। तो इस यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 4 नाम दिए हुए हैं, केएल राहुल, रवीना टंडन, आयुष्मान खुराना और हरमनप्रीत कौर। ये जाने पहचाने नाम है। ये क्या है यूनिसेफ? ये यूनिसेफ को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ये सी से चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए काम करता है। ये बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के विकास के लिए, उनकी एजुकेशन हो सके, उनका हेल्थ अच्छा रह सके, मेंटल हेल्थ अच्छा रह सके, उनके कोई अधिकार न छीन ले, उसके लिए काम करता है। ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है। अब इसकी अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग शाखा है। तो भारत में इसकी जो शाखा है उसे बोला जाता है यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया ने एक मूवी कलाकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जिसका नाम है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? बोला जा रहा है ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला है। ये ऑस्कर अवार्ड क्या होते हैं? ऑस्कर अवार्ड मनोरंजन के क्षेत्र में, मुख्य रूप से मूवी के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, अकेडमी अवार्ड। और ये जो 2023 का अकेडमी या फिर ऑस्कर अवार्ड है वो 95वां संस्करण था, 95th संस्करण था। तो इसमें अलग अलग फिल्म, अलग अलग एक्टर, एक्ट्रेसेस, साउंड, इन सब के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अभिनेता का नाम आप याद कर लो और कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म को यह पुरस्कार मिला है। मूवी का नाम है, बहुत बड़ा है, एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। नाम है इसका, एवरीथिंग, सब कुछ सब जगह, एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो अभिनेता ये है और मूवी ये है जिनको 2023 का ऑस्कर अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? 2 चीजें हैं यहां पे। एक तो एक ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस और एक लोको पायलट है, और उसमें भी महिला लोको पायलट के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, रवीना सिंह, अनीता जाखड़, महिमा शर्मा और सुरेखा यादव। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? ये ट्रेनों के मामले में बहुत शानदार है। इसमें बहुत शानदार सुविधा है और इसकी स्पीड भी बहुत शानदार है। इसकी स्पीड मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। इससे पहले ट्रेन 18 बोला जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे वंदे भारत ट्रेन बोला गया है। अब भारत में करीब करीब 30 से 35 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। करीब 30 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन आज चल रही है। बहुत ही हाई स्पीड है, बहुत ही शानदार इसमें सुविधा दी गई है। तो इसकी पहली महिला लोको पायलट, लोको पायलट मतलब जो ट्रेन को चलाता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, तो पहली महिला लोको पायलट आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सुरेखा यादव जी है। इसी के साथ भारत के रेल मंत्री कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, श्री अश्विनी वैष्णव जी। श्री अश्विनी वैष्णव जी। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव जी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? ये अश्विनी वैष्णव जी। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। क्वेश्चन नंबर 48, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य है इन चारों में से जो कि राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये राइट टू हेल्थ क्या है? राइट मतलब अधिकार और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी रूप से पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भाई अपने संविधान में आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव अधिकार है, उसके अंदर राइट टू हेल्थ है, लेकिन अलग से बिल बनाकर कानून के रूप में किस राज्य ने पहला यह कदम उठाया है? तो इस राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत राजस्थान राज्य ने बोला है, राजस्थान ने बोला है कि किसी भी व्यक्ति को, इमरजेंसी में फंसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने से मना नहीं कर सकेगा। एक तरीके से राजस्थान ने अपने राज्य के निवासियों को उनका हेल्थ अच्छा हो सके, मृत्यु दर में कमी हो सके, उसके लिए प्रावधान किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है वो है राजस्थान। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? ये 3D प्रिंटेड क्या होता है? कोई भी चीज को बनाने का दो तरीका है। जैसे कि आपको कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी के लिए आप क्या लोगे? एक बड़ी सी लकड़ी का एक बॉक्स लोगे और उसको काट 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 के कुर्सी बना दोगे, बाकी सारा वेस्टेज हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है जो कि समय से चलता ही आ रहा है। अब जो नया तरीका आया है वो है 3D प्रिंटेड। मतलब कि आप कुर्सी बनाने के लिए बड़ा लकड़ी का बॉक्स नहीं लेना है, बल्कि उस कचरे को उठाओ, कंप्यूटर में उस कुर्सी का डिजाइन बनाओ और वो कचरे से अपने आप कुर्सी बन जाएगी। तो कुछ वेस्टेज बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत वेस्टेज बचेगा जो कि नगण्य के बराबर होगा। तो वेस्टेज को कम करने के लिए और काम को स्पीड में बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटेड। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पोस्ट ऑफिस खोला गया है। सोचिए कितना बड़ा काम हुआ है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे खोला गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। बढ़ते हैं 50वां क्वेश्चन, जो कि अपना करंट अफेयर्स 2023 का लास्टवा क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? दो चीजें इसमें, एक तो उत्तरी पूर्वी भारत और एक है एम्स। पूछा गया है उत्तरी पूर्वी भारत का पहला एम्स कहां पर खोला गया है? उत्तरी पूर्वी भारत मतलब कि एक भारत का रफ मैप का उत्तरी हिस्सा, इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी पूर्वी भारत कहलाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये 8 राज्य मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो यहां पर पहला एम्स खोला गया है असम, और असम में भी, असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर में नहीं बल्कि गुवाहाटी में खोला गया है। ये एम्स क्या है? ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब भारत के सबसे अग्रणी हॉस्पिटल में से एक है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये करीब 25-30 के आसपास भारत में है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व भारत का पहला एम्स कहां पर खोला गया? असम राज्य में। और असम की राजधानी दिसपुर में नहीं, असम में सबसे बड़ा जो शहर है, नगर है, गुवाहाटी में। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन, किस पे आधारित? 2023 के करंट अफेयर्स पे आधारित। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे महीने के, और उसमें भी जो लास्ट 6 महीने हैं उसके क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूडेड है। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।